पावर सिस्टम थर्ड EE 308 की यूनिट 8 HVDC ट्रांसमिशन का टॉपिक है कन्वर्टर स्टेशन इक्विपमेंट। इसके बारे में आज पढ़ेंगे। HVDC लाइन में जो कन्वर्टर स्टेशन होता है, जो सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड दोनों साइड जो कन्वर्टर स्टेशन होता है, उन पे किस किस तरीके के इक्विपमेंट होते हैं, वो काम आते हैं। तो उन इक्विपमेंट्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। मैं मनोज कुमार मीणा, लेक्चरर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, श्री गोकुल वर्मा, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भरतपुर। HVDC सिस्टम का ओवरव्यू का डायग्राम आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जो AC सिस्टम है, AC सिस्टम से हमें कन्वर्टर स्टेशन है वन। ये कन्वर्टर स्टेशन उस AC जो बल्क में जो पावर है, उस AC पावर को DC में कन्वर्ट कर देगा। वो DC AC से DC कन्वर्ट कर देगा, फिर ये DC ट्रांसमिट हो जाएगा। ट्रांसमिट हो जाने के बाद में इसको हम ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जितनी दूरी पर हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं उतना ट्रांसमिट कर देंगे। फिर जिसके बाद में दूसरा कन्वर्टर स्टेशन होगा और फिर उस कन्वर्टर स्टेशन पे इस DC को दोबारा हम AC में कन्वर्ट कर देंगे और दोबारा ये DC से AC में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मोटा मोटी HVDC सिस्टम का HVDC सिस्टम होता है कि किस तरीके से हम AC को DC करते हैं, फिर DC को ट्रांसमिशन के लिए दूरी तक ले जाते हैं और फिर दोबारा DC को AC में कर देते हैं। तो द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 ब्लॉक, द 2 कन्वर्टर स्टेशन एंड द DC लाइन। एक तो 2 कन्वर्टर स्टेशन होंगे जो एक तो इस एंड पर हो, एक दोनों एंड पर होंगे, ठीक है, और DC लाइन होगी जो ट्रांसमिशन होगी। विद इन ईच ब्लॉक there are several components involved in the conversion of AC to DC and vice versa। जो AC से DC हम कर रहे हैं, फिर ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू पावर को ले जा रहे हैं एक दूरी से दूसरी दूरी तक, एक जगह से दूसरी जगह तक। तो इसके बीच में जब आगे दोबारा हम DC को AC में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों जो कन्वर्टर स्टेशन है उस पर बहुत सारे कंपोनेंट हैं, वो काम आते हैं। तो उन कंपोनेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले थायरिस्टर वाल्व नंबर 1, दूसरा है कन्वर्टर ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे, तीसरा है स्मूथनिंग रिएक्टर, चौथा है हार्मोनिक फिल्टर जिसमें AC फिल्टर होगा और DC फिल्टर के बारे में बात करेंगे। पांचवा है रिएक्टिव पावर कंट्रोल, कि रिएक्टिव पावर किस तरीके से रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। और छठा है स्विच गियर, सातवां सर्ज अरेस्टर्स और वाल्व कूलिंग और एक्सिलरी सप्लाई, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है थायरिस्टर वाल्व। थायरिस्टर वाल्व, द मेजर कंपोनेंट ऑफ ए HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम आर कन्वर्टर स्टेशन where conversion from AC to DC and from DC to AC are performed। जो दो स्टेशन थे कन्वर्टर स्टेशन जिसकी अपन बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो मेजर जो कंपोनेंट है वो इन्हीं दो कन्वर्टर स्टेशंस पर होगा। तो फर्स्ट उसकी बात करेंगे तो वहाँ पे AC से DC कन्वर्जन के लिए वो रेक्टिफायर स्टेशन होगा। जो पहला स्टेशन होगा वो AC से क्या करेगा, DC में वो करेगा AC से DC, वो रेक्टिफायर स्टेशन होगा। और दूसरा जो है वो होगा, वो DC से AC करेगा, इन्वर्टर स्टेशन। तो ये दोनों जगह जहाँ हैं, ये मेजर कंपोनेंट्स जो थायरिस्टर वाल्व लगे होंगे वो यहीं लगे होंगे। यहीं पे रेक्टिफायर ऑपरेशन होगा, इन्वर्टर ऑपरेशन होगा जो इसी जगह होगा। वो दोनों जगह, जैसे एक जगह रेक्टिफायर ऑपरेशन होगा दूसरी जगह इन्वर्टर ऑपरेशन होगा। तो सब जो मेन कंपोनेंट है HVDC का, जो हाई वोल्टेज जो ट्रांसमिशन है उसमें, तो वो थायरिस्टर वाल्व होता है। ए पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन रिक्वायर्ड टू कन्वर्टर स्टेशन। ए पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन, पॉइंट कि यहाँ से हमें वहाँ ले जाना है तो कम से कम 2 ट्रांसमिशन स्टेशन हमें चाहिए होंगे।
ये 12 पल्स कन्वर्टर यूनिट्स पर पोल, 12 पल्स का कोई 12 पल्स हैं वो 12 इसमें कन्वर्टर लगे हुए हैं, रेक्टिफायर देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक साथ में 3 लगे हुए हैं, फिर 3 नीचे, फिर उससे 3 नीचे, फिर 3 नीचे, और एक साथ में 4 कनेक्ट हैं। तो सिंगल जो है उसको हम कन्वर्टर वाल्व, डबल में अगर है तो उसको डबल वाल्व बोल देते हैं, और क्वाड्री वाल्व 4 है, 4 को एक साथ में कंसिडर करते हैं तो उसको क्वाड्री वाल्व बोल देते हैं। और 6 पल्स, ये अगर 6 होंगे, 6 अगर रेक्टिफायर हम यूज़ करेंगे तो वो 6 पल्स कन्वर्टर होगा, और 12 अगर यूज़ करेंगे तो वो 12 पल्स का होगा। ये जो देख रहे हैं आप, ये 12 पल्स का कन्वर्टर है, कन्वर्टर स्टेशन है। तो पहले में आप देख रहे हैं रेक्टिफायर ऑपरेशन के लिए यूज़ है, दूसरा वाला जो है इन्वर्टर, ये इन्वर्टर ऑपरेशन के लिए यूज़ होगा। मतलब पहला वाला जो है वो एसी से डीसी के काम आएगा, और इन्वर्टर वाला जो है वो डीसी से एसी के काम आएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ पे कर्सर है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, स्टार से स्टार ट्रांसफार्मर है। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं स्टार और डेल्टा ट्रांसफार्मर है। और यहाँ आप देख सकते हैं इन्वर्टर ऑपरेशन के आगे जब देखेंगे, जब डीसी से एसी कन्वर्जन हो चुका है, तो एसी जब जा रही है तो वहाँ स्टार स्टार ट्रांसफार्मर है, और नीचे डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर है। तो 12 पल्स कन्वर्टर यूनिट पर पोल्स का ये एक ओवरव्यू है सिंपल। तो इसके बारे में आगे चलते हैं। This usually consists of two three-phase converter bridge connected in a series to form a 12 pulse converter unit. The total number of valve in such a unit is 12. ये 12 पल्स कन्वर्टर यूनिट थी जो हमने देखी, और इसमें टोटल नंबर ऑफ जो वाल्व थे वो एक कन्वर्टर स्टेशन के वो 12 थे। तो दीज वाल्व कैन बी पैकेज्ड एज ए सिंगल, और कैसे भी, जैसे अपन ने पहले भी बात की कि जो इनमें वाल्व जो हैं उनको कैसे भी पैकेज कर सकते हैं। सिंगल वाल्व पैकेज कर सकते हैं, डबल वाल्व और क्वाड्री वाल्व भी कर सकते हैं। क्वाड्री वाल्व में चार जो हैं वो SCR हैं वो आएंगे। आगे देखते हैं, द कन्वर्टर इज फेड, सेकेंड नंबर का पॉइंट है, द कन्वर्टर इज फेड बाई कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर्स कनेक्टेड इन स्टार स्टार एंड स्टार डेल्टा अरेंजमेंट। जो कन्वर्टर है इसको, क्योंकि शुरू में स्टार्टिंग में देखा कि हमने स्टार्टिंग में ये जो है सप्लाई है वो स्टार स्टार ट्रांसफार्मर के थ्रू ये आगे पावर दे रहा है। ये स्टार डेल्टा, ये पावर यहाँ से आ रही है, पावर को, ये जो एसी पावर है, एसी पावर को फिर यहाँ डीसी आ गई, डीसी से फिर दोबारा हमने यहाँ डीसी से एसी कर दिया आगे इन्वर्टर ऑपरेशन में, फिर दोबारा ये एसी जब हुआ तो स्टार से स्टार ट्रांसफार्मर और डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर के थ्रू आगे हम यूज़ कर लेंगे। तो यही बताया गया है दूसरे पॉइंट में, द कन्वर्टर इज फेड बाय कन्वर्टर ट्रांसफार्मर कनेक्टेड इन स्टार स्टार एंड स्टार डेल्टा अरेंजमेंट। स्टार स्टार और स्टार डेल्टा अरेंजमेंट के जो ट्रांसफार्मर है उसके थ्रू उसे जो कन्वर्टर स्टेशन है उससे ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करते हैं, कन्वर्टर ट्रांसफार्मर से। द वाल्व आर कूल्ड बाई एयर, ऑयल, वाटर और फ्रीऑन water of freon. Liquid cooling using deionized water is more efficient and result in the reduction of station losses. जो ये जो वाल्व हैं, ये थायरिस्टर वाल्व जो होंगे, इनको बहुत अच्छी तरीके से कूल्ड किया जा सकता है, हवा के द्वारा, एयर के द्वारा, ऑयल के द्वारा, वाटर ऑफ फ्रीऑन के द्वारा। तो लिक्विड कूलिंग को हम हमेशा यूज करते हैं। लिक्विड कूलिंग यूजिंग डियोनाइज्ड वाटर इज मोर एफिशिएंट। जो लिक्विड कूलिंग होती है डीआयोनाइज्ड वाटर की, वो बहुत एफिशिएंट होती है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है, और उससे जो स्टेशन का जो लॉस है वो भी कम हो जाता है। इसलिए हम ज़्यादातर जो लिक्विड कूलिंग है डीआयोनाइज्ड वाटर की वो यूज करते हैं। The design of valve is based on the modular concept where each module contain a limited number of series connected thyristor level. तो उसका जो डिजाइन है वाल्व का वो मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है, वो मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। तो होता क्या है, मॉड्यूल में मान लीजिए कि फिक्स होता है कि 5-6 थायरिस्टर आप एक साथ कनेक्ट करोगे, या 2 थायरिस्टर एक साथ कनेक्ट करोगे, तो वो लिमिटेड नंबर ऑफ सीरीज कनेक्टेड थायरिस्टर, वो एक फिक्स लेवल होता है उसका, उतने ही थायरिस्टर कनेक्ट होते हैं। वाल्व फायरिंग सिग्नल्स आर जनरेटेड इन द कन्वर्टर कंट्रोल
at ground potential and are transmitted to each thyristor in the valve through a fiber optical light guide system. तो जो वाल्व फायरिंग सिग्नल जनरेट होगा कन्वर्टर वो कंट्रोल करने के लिए, वाल्व फायरिंग सिग्नल भी जनरेट होता है कन्वर्टर कंट्रोल करने के लिए एट ग्राउंड पोटेंशियल एंड ट्रांसमिटेड टू ईच थायरिस्टर इन ईच वाल्व थ्रू फाइबर ऑप्टिक्स लाइट गाइड सिस्टम। जो फाइबर ऑप्टिक्स का जो सिस्टम है उसके थ्रू सिग्नलिंग का काम किया जाता है। द वाल्व आर प्रोटेक्टेड यूजिंग स्नेबर सर्किट प्रोटेक्टिव फायर एंड गैपलेस सर्ज अरेस्टर। और इन वाल्व्स को जो ये थायरिस्टर वाल्व्स हैं इनको सुरक्षित करने के लिए हम स्नेबर सर्किट यूज करते हैं। स्नेबर सर्किट पावर सिस्टम जो EE 301 है उसमें आप पढ़ेंगे कि स्नेबर सर्किट में किस तरीके से हम जो ओवर वोल्टेज है और ओवर करंट है उसको किस तरीके से हम मैनेज करेंगे, उससे स्नेबर सर्किट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो RC का कॉम्बिनेशन होता है, RL का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस तरीके से हम जो इंडक्टर है, इंडक्टर के थ्रू तो हाई जो करंट होगी, ओवर जो करंट होगी उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं डिवाइस को, और जहाँ पे ओवर वोल्टेज होगा तो वहाँ कैपेसिटेंस लगा के कर सकते हैं। प्रोटेक्टिंग फायरिंग एंड गैपलेस सर्ज अरेस्टर, और गैपलेस सर्ज अरेस्टर भी यूज करते हैं। तो ये है, इसके द्वारा हम हमारे जो थायरिस्टर वाल्व है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कन्वर्टर ट्रांसफार्मर का चित्र है। ये इस तरीके का प्रैक्टिकल रूप में होता है। ये उसके कनेक्शन का टाइप है कि वो किस तरीके से सिंगल फेज का है या 3 फेज का है, या 3 फेज 3 वाइंडिंग का है, 3 फेज 2 वाइंडिंग का है, या जिस तरीके का भी है। तो इस तरीके से उनके अलग अलग अरेंजमेंट होते हैं कन्वर्टर ट्रांसफार्मर के। तो टिपिकली द कन्वर्टर ट्रांसफार्मर इज अरेंज्ड एज एन अर्थड स्टार लाइन वाइंडिंग एंड ए फ्लोटिंग स्टार एंड डेल्टा सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है कन्वर्टर ट्रांसफार्मर का। या तो वो अर्थड होगा स्टार लाइन वाइंडिंग, या फिर ए फ्लोटिंग स्टार एंड डेल्टा सेकेंडरी, और सेकेंडरी में क्या होगा, डेल्टा होगा, और प्राइमरी में ए फ्लोटिंग स्टार होगा। तो इस तरीके से इसका कनेक्शन होता है कन्वर्टर ट्रांसफार्मर का। कन्वर्टर ट्रांसफार्मर हैज़ 3 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, 3 कॉन्फ़िगरेशन। जिस तरीके से हम पहले भी अभी बात की थी हमने कि 3 फेज 2 वाइंडिंग है, सिंगल फेज 3 वाइंडिंग है, सिंगल फेज 2 वाइंडिंग है। तो इस तरीके का जो कन्वर्टर ट्रांसफार्मर का कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। द वाल्व साइड वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो वाल्व साइड वाइंडिंग जो होगी वो पैरेलल में कनेक्ट होगी विद न्यूट्रल ग्राउंडेड, और उसका जो न्यूट्रल है वो ग्राउंडेड भी होगा। जिस तरीके से हमने देखा था, इस चित्र में देख सकते हैं हम, इसका जो न्यूट्रल है वो स्टार जो साइड है वो ग्राउंड हो रखा है। स्टार साइड ग्राउंड हो रखा है, स्टार साइड ग्राउंड हो रखा है, यहाँ पे स्टार साइड ग्राउंड हो रखा है, यहाँ पे स्टार साइड ग्राउंड हो रखा है। तो स्टार साइड रखने का और ग्राउंड करने का ये सेफ्टी पर्पज़ की वजह से द वाल्व साइड वाइंडिंग और अनबैलेंस हैं उनसे बचने के लिए इस तरीके की टेक्निक यूज करते हैं। तो इस वजह से द वाल्व साइड वाइंडिंग connected in parallel with neutral grounded. The leakage reactance of the transformer is chosen to limit the short circuit current to any value. तो जो लीकेज रिएक्टेंस होगा ट्रांसफार्मर का, जो लीकेज रिएक्टेंस होता है, जो स्टैंडर्ड जो भी लीकेज रिएक्टेंस होगा उसका, तो वो क्या करता है, शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करता है, शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करता है। इसलिए उसकी जो डिज़ाइन है कन्वर्टर ट्रांसफार्मर को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि वो उसकी जो पावर है उसके अकॉर्डिंग उस जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसे शॉर्ट सर्किट जो करंट्स हैं उनको लिमिट कर सके, उनको कंट्रोल कर सके। इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। द कन्वर्टर ट्रांसफार्मर आर डिजाइंड The converter transformers are designed to withstand DC voltage stress and increase eddy current losses due to harmonic current. तो कन्वर्टर ट्रांसफार्मर इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, इस तरीके से डिजाइन हम करते हैं कि डीसी वोल्टेज स्ट्रेस, और डीसी वोल्टेज स्ट्रेस अगर उस पर आएगा ट्रांसफार्मर पर, और उसमें एडी करंट लॉसेस अगर बढ़ेंगे हार्मोनिक्स की वजह से, तो उनको वो झेल सके। इस तरीके का ट्रांसफार्मर हम बनाते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर में एडी करंट लॉस बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर मतलब होंगे तो वो डैमेज होने की
ट्रांसफार्मर डैमेज हो सकता है किसी प्रकार का। तो इस वजह से इनको कम करने के लिए और उसकी जो ट्रांसफार्मर की जो कोर है उसको लेमिनेटेड करते हैं, या तमाम तरीके के जो अरेंजमेंट हैं वो करते हैं। उसमें सिलिकॉन भी ऐड किया जाता है। तो इस तरीके का अरेंजमेंट हम करते हैं जिससे कि एडी करंट लॉस जो है हार्मोनिक्स की वजह से वो कम हो, और डीसी वोल्टेज स्ट्रेस को जो ट्रांसफार्मर है उसके कोर, उसके जो तमाम जो पार्ट हैं कन्वर्टर ट्रांसफार्मर के, वो उसे झेल लें। तो इस तरीके के उसका अरेंजमेंट रखते हैं। वन प्रॉब्लम दैट कैन अराइज इज ड्यू टू द One problem that can arise is due to the DC magnetization of the core due to the unsymmetrical firing of valve। तो ये एक और प्रॉब्लम आ जाती है उसमें डीसी मैग्नेटाइजेशन की, क्योंकि अनसिमेट्रिकल ऑफ फायरिंग ऑफ वॉल्व्स, क्योंकि अनसिमेट्रिकल जो फायरिंग एंगल होंगे थायरिस्टर के, तो उसकी वजह से मैग्नेटाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसको भी हमें उसको भी वो भी सॉल्व करनी है हमें। तो उसको भी ट्रांसफॉर्म उसकी वजह से इन चीज़ों को देखते हैं ढंग से। ठीक है, आगे चलते हैं। स्मूथिंग रिएक्टर के बारे में बात करेंगे। ए सफिशिएंटली लार्ज सीरीज रिएक्टर इज यूज्ड ऑन डीसी साइड टू स्मूथ डीसी करंट एंड आल्सो फॉर प्रोटेक्शन। ए सफिशिएंट लार्ज सीरीज रिएक्टर एक जिस रेटिंग का हमें स्मूथिंग रिएक्टर चाहिए, उस रेटिंग का उतना बड़ा जो है सीरीज रिएक्टर हम यूज करते हैं डीसी साइड में, और वो जो डीसी करंट है उसको स्मूथ करने का काम करता है। सीरीज रिएक्टर जो है अगर सीरीज में लगा दोगे आप, तो उसमें से डीसी करंट जैसे ही पास होगी तो वो स्मूथ कर देगा डीसी करंट को, और एंड आल्सो फॉर प्रोटेक्शन। और सीधी सी बात है, जो इंडक्टर है वो सडन चेंज ऑफ करंट है उसका विरोध करता है। इसकी वजह से जो अगर मान लीजिए सडन अनबैलेंस अगर किसी प्रकार का आता है, तो उसके लिए भी ये उसको भी कम कर देगा या उसको बिल्कुल ख़त्म कर देगा। तो वो ये प्रोटेक्शन पर्पज से भी सही है और डीसी करंट को स्मूथ भी कर देगा। तो इसलिए हम स्मूथनिंग रिएक्टर के रूप में जो सीरीज जो रिएक्टर है, सीरीज में जो रिएक्टर है उसको यूज करेंगे। एंड द रिएक्टर इज डिजाइंड एज ए लीनियर रिएक्टर एंड इज कनेक्टेड ऑन द लाइन साइड, न्यूट्रल साइड और एट इंटरमीडिएट लोकेशन। तो इसका जो लोकेशन है, जो सीरीज रिएक्टर है उसका लोकेशन हम न्यूट्रल साइड रखेंगे, इंटरमीडिएट लोकेशन रखेंगे, लाइन साइड और न्यूट्रल साइड। ठीक है, तो इस तरीके का इसका रखते हैं। इसका जो लोकेशन है, फिजिकल लोकेशन, वो रखी जाती है। और इसका जो डिज़ाइन होगा जो रिएक्टर का, जो रिएक्टर डिज़ाइन है वो लीनियर ही डिज़ाइन किया जाएगा, नॉन लीनियर नहीं होगा। तो आप चित्र में देख सकते हैं, ये जो दिख रहा है आपको, ये स्मूथिंग रिएक्टर है। तो सीरीज़ में जो रिएक्टर हैं, तो इस तरीके से अगर मान लो किसी प्रकार का अनबैलेंस है या डीसी प्योर डीसी नहीं है, तो उसको स्मूथ कर देगा डीसी करंट को। तो ये काम ये स्मूथनिंग रिएक्टर करता है। हार्मोनिक फिल्टर, देयर आर 3 टाइप ऑफ फिल्टर यूज्ड विच आर एसी फिल्टर, डीसी फिल्टर और हाई फ्रिक्वेंसी फिल्टर्स। 3 टाइप के फिल्टर यूज करेंगे, इनके बारे में बात करेंगे। तो एसी फिल्टर की बात करते हैं। एसी फिल्टर, there are passive circuit used to provide high impedance shunt path for AC harmonic current. Both tuned and damped filter arrangement are used. ये AC फिल्टर है, और ये AC जो हार्मोनिक्स होंगे ये क्या करेगा, दीज आर पैसिव सर्किट यूज टू प्रोवाइड हाई इम्पेडेंस। हाई इम्पेडेंस इनको प्रोवाइड करा देंगे। संट और संट पाथ एसी हार्मोनिक्स करंट के लिए। तो हाई इम्पेडेंस किसके लिए होगा? हाई इम्पेडेंस के लिए अगर मान लीजिए इसमें जो मेन जो करंट आएगा उसके लिए तो हाई इम्पेडेंस होगा, तो वो तो पार नहीं हो पाएगी। और संट पाथ होगा एसी हार्मोनिक्स करंट के लिए। कोई भी किसी प्रकार का हार्मोनिक्स होगा, थर्ड हार्मोनिक्स है, फिफ्थ हार्मोनिक्स है, सेवंथ हार्मोनिक्स है, किसी भी प्रकार का कोई भी हार्मोनिक्स है, तो उसके लिए संट पाथ होगा तो वो पास हो जाएगा।
और उस वो अलग हो जाएगा वहाँ से, और एसी जो प्योर एसी है वो अलग अलग हो जाएगा। तो बोथ ट्यून्ड एंड डैम्प फिल्टर अरेंजमेंट आर यूज। और ट्यून्ड और डैम्प फिल्टर यूज करते हैं एसी को, जो एसी है अब जो हमको मिलेगी जब हम डीसी से एसी बदल रहे हैं या एसी से डीसी कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास में प्योर एसी हो, तो उसके लिए हम एसी फिल्टर यूज करेंगे। दूसरा है डीसी फिल्टर। दीज आर सिमिलर टू एसी फिल्टर एंड आर यूज फॉर द फिल्टरिंग ऑफ डीसी हार्मोनिक्स। ये बिल्कुल सेम एसी की तरह है, एसी की तरह यूज होंगे, और ये डीसी फिल्टर डीसी हार्मोनिक्स को अलग करेगा। ठीक है, चाहे वो एसी साइड हो चाहे मान लीजिए किसी प्रकार का कोई डीसी हार्मोनिक्स है तो उसे अलग कर देगा सिस्टम से। दूसरा है हाई फ्रिक्वेंसी। दे आर कनेक्टेड बिटवीन द कन्वर्टर ट्रांसफार्मर एंड द स्टेशन एसी बस। तो स्टेशन की जो एसी बस होगी और कन्वर्टर ट्रांसफार्मर होगा उसके बीच में इसको कनेक्ट किया जाएगा। हाई फ्रिक्वेंसी फिल्टर जो होते हैं सुप्रेस एनी हाई फ्रिक्वेंसी करंट। मान लीजिए कोई हाई फ्रिक्वेंसी की करंट आती है तो वो इसको सुप्रेस कर देगा। समटाइम्स सच फिल्टर आर प्रोवाइडेड on high voltage DC bus connected between the DC filter and DC line also on the neutral side। तो इस प्रकार से ये तीन फिल्टर एसी फिल्टर, डीसी फिल्टर और हाई फ्रिक्वेंसी फिल्टर यूज किए जाते हैं। तो हाई फ्रिक्वेंसी फिल्टर यूज किए जाते हैं। आगे है रिएक्टिव पावर कंट्रोल। चूंकि पावर जो है वो एसी से डीसी जब हम बदलेंगे और डीसी से एसी बदलेंगे तो रिएक्टिव पावर जो एक्टिव पावर है वो तो ठीक है, लेकिन रिएक्टिव पावर का अनबैलेंस होगा। रिएक्टिव पावर का अनबैलेंस होगा, तो उस रिएक्टिव पावर के अनबैलेंस को बैलेंस्ड करने के लिए रिएक्टिव पावर कंट्रोल यूज करेंगे। जो कन्वर्टर स्टेशन रिक्वायर रिएक्टिव पावर सप्लाई दैट इज डिपेंडेंट ऑन द एक्टिव पावर लोडिंग। तो कन्वर्टर स्टेशन जो है वो रिएक्टिव पावर सप्लाई जो है कन्वर्टर स्टेशन की वो डिपेंड करेगी एक्टिव पावर लोडिंग पे कि एक्टिव पावर की लोडिंग कितनी है। बट पार्ट ऑफ द रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट इज प्रोवाइड बाय एसी फिल्टर्स। इन एडिशन शंट कैपेसिटर, तो जो रिएक्टिव पावर है वो हमें या तो एसी फिल्टर प्रोवाइड करेंगे या हमें शंट कैपेसिटर्स या सिंक्रोनस कंडेंसर या स्टैटिक वार सिस्टम, ये हमें जो रिएक्टिव पावर है वो यूज़ करेंगे। जिस प्रकार का भी जो पावर है, हम जैसे सिंक्रोनस कंडेंसर मान लीजिए, सिंक्रोनस कंडेंसर हमने यूज़ कर कंडेंसर हम यूज़ कर रहे हैं कंडेंसर, और या मान लो शंट कैपेसिटर्स हम यूज़ कर रहे हैं। तो मान लीजिए किसी प्रकार का अनबैलेंस सॉरी किसी प्रकार का अनबैलेंस सिस्टम में होता है तो जो शंट कैपेसिटर हैं ये जो कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर है वो सप्लाई कर देंगे सिस्टम को और वो सिस्टम में बैलेंस हो जाएगी। तो एक्टिव पावर लोडिंग के हिसाब से किस प्रकार से कितनी लोडिंग है और कितने प्रकार का अनबैलेंस है उसके आधार पे हम रिएक्टिव पावर दोनों जो स्टेशन है, पहला जो स्टेशन है उस पर भी और लास्ट में अंतिम में जो स्टेशन है उस पर भी रिएक्टिव पावर कंट्रोल हम यूज करते हैं बिकॉज ऑफ रिएक्टिव पावर को बैलेंस करने के लिए। स्विच गियर मोनोपोलर स्कीम यूजिंग सी रिटर्न्स। द स्विच गियर ऑन द डीसी साइड एक्सट्रीमली सिंपल। मोनोपोलर जो स्कीम है, जो एक वायर जा रहा है, एक वायर सिर्फ डीसी का केवल और केवल एक वायर है, तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक सिर्फ सिंगल वायर जा रहा है और उसमें सी रिटर्न है, तो द स्विच गियर ऑन द डीसी साइड इज एक्सट्रीमली सिंपल। तो इसमें स्विच गियर जो होगा वो डीसी साइड वो एक्सट्रीमली सिंपल होगा। डिस्कनेक्टर्स आर प्रोवाइड ओनली टू एनेबल द स्टेशन टू बी आइसोलेटेड safely from possible incoming surge from the DC overhead line or capable during maintenance outage। और बाइपोलर स्कीम में आप देखेंगे डीसी स्विच गियर अरेंजमेंट में भी वेरी एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स। मतलब बाइपोलर स्कीम में जो दो वायर वाली जो स्कीम है उसमें थोड़ा सा वो एक्सटेंसिव हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और मेंटेनेंस वगैरह भी उसमें ज़्यादा मांगता है। तो टू एनेबल मेंटेनेंस टू बी कैरिड आउट ऑफ द पार्ट ऑफ द स्कीम विदाउट द नीड ऑफ द टोटल शट डाउन। आगे चलते हैं। आगे सर्ज अरेस्टर। सर्ज अरेस्टर यूजिंग मेटल ऑक्साइड नॉन लीनियर रजिस्टर। सर्ज अरेस्टर एक्चुअली में मेटल ऑक्साइड नॉन लीनियर रजिस्टर होता है और आर एक्सट्रीमली यूज फॉर HVDC स्कीम फॉर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन।
ये लगता है, मान लीजिए किसी प्रकार का कोई सर्ज ऊपर से, जैसे मान लीजिए वायुमंडल में से कोई बिजली बिजली आके उस पर गिरती है, बिजली आके गिरती है तो मान लीजिए हाई वोल्टेज और हाई करंट है, तो जो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन होगा, मान लीजिए कोई बिजली गिर जाती है तार पर, तो हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन उसको डायरेक्ट ही बाईपास कर देगा, सर्ज अरेस्टर बाईपास कर देता है बिल्कुल एकदम धरती में नीचे। तो ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये सर्ज अरेस्टर है। और ये मेटल ऑक्साइड होता है, नॉन लीनियर रजिस्टर होता है। ये नॉर्मल ऑपरेशन के लिए तो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, जिससे किसी प्रकार का कोई भी जो हानि है वो नहीं होगी। लेकिन अगर हाई वोल्टेज, अगर जो नॉर्मल वोल्टेज है उससे ज़्यादा अगर वोल्टेज होता है तो वो ये रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, जिससे ये जो अपना पाथ है उसको क्लियर कर देगा, डायरेक्ट ही जो ओवर वोल्टेज है वो ग्राउंड हो जाएगा, जो करंट है। तो ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन और ओवर करंट जो सर्ज अरेस्टर जो हैं, तो इस प्रकार से लगाए जाते हैं, जिससे कि ओवर करंट और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन से बचा जाता है सर्ज अरेस्टर से। वाल्व कूलिंग, मॉडर्न HVDC वाल्व्स आर लिक्विड कूल्ड। जो मॉडर्न HVDC में जो वाल्व यूज करते हैं, वाल्व यूज करते हैं, उनमें जो कूलिंग है वो लिक्विड कूलिंग यूज करते हैं। द लिक्विड कूलिंग ऑफरिंग द बेस्ट हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टी। तो लिक्विड जो कूलिंग है वो बेस्ट हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टी अपनी रखता है। बट प्योर वाटर हैज़ द डिसएडवांटेज दैट इज़ फ्रीज। लेकिन अगर प्योर वाटर हम उसमें रखेंगे तो वो क्या होता है, फ्रीज हो जाता है। इस वजह से उसमें किसी न किसी प्रकार का कोई अदर चीज़ है वो मिलाई जाती है उसमें, जिसकी वजह से वो फ्रीज नहीं हो, या फिर अदर कोई लिक्विड यूज़ करते हैं जिससे उसको कूलिंग, वाल्व की कूलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। This approach reduce the site installation cost, reduce the commissioning time and give improve quality control। और ये जो अप्रोच है, जो लिक्विड कूलिंग की जो अप्रोच है, इससे जो साइट इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो भी रिड्यूस होगी इस प्रकार की उससे, और रिड्यूस द कमिश्निंग टाइम भी, एंड इम्प्रूव क्वालिटी कंट्रोल, और क्वालिटी जो कंट्रोल है वो भी इम्प्रूव होगा। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि जो ये पाइप लगे हुए हैं, तो ये इनके थ्रू जो लिक्विड है इन पाइपों में होकर जाता है, तो हीट को वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, और तो इस हिसाब से हीट ट्रांसफ़र होता रहता है। तो ये वाल्व कूलिंग के ये काम आते हैं। वाल्व को किसी प्रकार का अगर हीटिंग होती है तो इससे कूल कर देते हैं। Auxiliary AC auxiliary supply are normally duplicated very often with standby generators as well. The intention is to secure continuous power transmission against any single failure. Auxiliary power supply हम इसलिए रखते हैं, और इसका इंटेंशन भी यही है कि हमारा जो पावर टू ट्रांसमिशन है वो अगर किसी प्रकार का कोई फेलियर भी आता है तो वो रेगुलर चलता रहे। तो ऑल auxiliary AC power is lost, sufficient energy is stored in the battery to ensure that the safe shutdown of the converter equipment। तो एक्सिलरी पावर सप्लाई हम जो दोनों स्टेशन है, कन्वर्टर स्टेशन, उन पर रखेंगे, क्योंकि अगर किसी प्रकार का कोई फॉल्ट हो जाता है, सप्लाई अगर लॉस सप्लाई अगर नहीं आती है तो कम से कम हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या है, हमारा जो पावर ट्रांसमिशन है उसमें किसी प्रकार का कोई भी अगर कोई फेलियर आता है तो कोई किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। ये रेफरेंस है, यहाँ से हमने PPT में कुछ कंटेंट लिया है। थैंक्स।